हमने देखा कि कैसे नेचर में हो रहे कुछ फिनोमेनाओं के कारण लोगों में ये क्यूरियोसिटी जगी कि कुछ ऐसी चीजें भी हमारे आसपास हो रही है नहीं, जिसकी वजह से ये सारी नेचुरल फिनोमेनाएं होती है और वो कहीं न कहीं चार्ज के बेसिक को ही सिग्निफाई करता है। और उनमें से कुछ फिनोमेनाएं थी, जैसे एम्बर वाली घटनाएं थी कि एम्बर जब सिल्क के कपड़ों के साथ एम्बर का रबिंग होता था तो एम्बर या एबोनाइट का रड वो छोटे छोटे पीसेस को नहीं, छोटे छोटे और हल्की हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। और ये अट्रैक्टिंग नेचर उनमें हो क्यों रहा था और इसका मुख्य कारण क्या था? कारण था कि एम्बर रबिंग के बाद चार्ज एक्वायर करता है। अगर हम लोग बात करें पूरे यूनिवर्स की तो सर हमारा जो यूनिवर्स है वो मेनली दो चीजों से मिलके बनी है। एक तो सर पार्टिकल को आप मैटर की तरह समझ सकते हैं। दूसरा रेडिएशन मतलब एनर्जी। पार्टिकल और रेडिएशन में दो बेसिक सी या एक बेसिक सी डिफरेंस होती है कि पार्टिकल के पास मास होता है जिसकी वजह से वो मोमेंटम नहीं शो करता है। मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, मोमेंटम शो करता है, जबकि रेडिएशन एक तरह की वेव्स होती है। ये डिफरेंसेस हुए दोनों में। रेडिएशन आपको मोमेंटम शो नहीं करेगा, परंतु पार्टिकल के पास थोड़ा सा मास होता है जिसकी वजह से वो मोमेंटम वाली प्रॉपर्टी शो करती है। लेकिन दोनों के पास एनर्जी होती है। मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोमेंटम जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ मास है, अगर वो तुम्हें जोर से हिट कर दे तो तुम्हें एक एनर्जी महसूस होती है, कपार फूट जाता है। तो दोनों के पास एनर्जी जरूर होगी नहीं, वेव्स के पास भी एनर्जी होती है और इसके पास रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है। एनर्जी दोनों के पास होती है। और आगे जाके आप देखेंगे कि पार्टिकल और एनर्जी या रेडिएशन दोनों इंटर कन्वर्टेबल होता है। आप मैटर को वेव्स में या वेव्स को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग बात अभी ये कर रहे हैं कि ओवरऑल बेसिक हमारे यूनिवर्स का बेसिक क्या है? मैटर। सारी चीजें यूनिवर्स में किससे मिलकर बनी है? मैटर से। और मैटर और एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, इसी इंटरेक्शन को हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है या पढ़ते हैं। मैटर कैसे एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है, बॉन्ड होके क्या क्या बनाती है, इसी ही हम लोग फिजिक्स में मिलनी पढ़ते हैं। तो ओवरऑल हमारा मेन मकसद होगा मैटर को पढ़ना नहीं। तो भाई मैटर कहते किसको है? अगर आप ध्यान से मैटर को सोचो तो देखोगे कि मैटर करता क्या है। मैटर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फोर्स वाली नेचर ही शो करती है। आप देख लो, कोई भी मैटर होगा वो किसी पे फोर्स लगाएगी या वो फोर्स के साथ बॉन्डेड होगा, तो किसी न किसी टाइप का ये फोर्स ही लगा रहा होता है। मतलब मैटर कैन अप्लाई फोर्स। मैटर क्या करता है? फोर्स अप्लाई करता है। इसका सीधा सा जीता जागता उदाहरण यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, अगर आप उसे छोड़ दो तो वो अर्थ की तरफ गिरती है। कारण क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के पास मास होने की वजह से अर्थ उसे अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये रही कोई हैवी मेटल जिसके पास थोड़ा ज्यादा वाला मास हो। तो अगर हम इस मार्कर में इंक की बात करें तो क्या इस मार्कर में प्रेजेंट इंक मैटर नहीं है? बिल्कुल है। तो मैटर है, इसका ये मतलब है कि उसके पास मास है। नो मास नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर। मैटर का अस्तित्व तभी तक होता है या है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास मास हो। इसका मतलब इंक के पास भी मास होगा। और अगर मास किसी भी ऑब्जेक्ट के पास है, उसे छोड़ दोगे तो अर्थ उसे अपनी गोद में संभाल लेगा, अर्थ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? अगर हमने इसको बोर्ड पे लिखा तो इंक तो बोर्ड के साथ चिपक गया। इंक के पास मास थी, लेकिन इस मास की वजह से ये नीचे नहीं गिरा,
अर्थ इसे नहीं खींच पाया। तो ये वाला जो मैटर है अभी कौन सा फोर्स लग रहा है? तो देखो मैटर के पास ना दो तरीके हैं फोर्स लगाने की। एक फोर्स गिरने वाला, नहीं, एक फोर्स लगता है ड्यू टू मास। मास की वजह से मैटर फोर्स अप्लाई कर पाता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मास की वजह से। और ये वाला फोर्स, ये चिपकने वाला फोर्स है, इसको कहते हैं हम लोग क्लिंग कर जाना, चिपक गया। नहीं, और ये तभी चिपक पाता है जब ये फोर्स, मतलब भाई बोर्ड और इंक के बीच कुछ फोर्स लग रहा होगा, बोर्ड और इंक के बीच कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, जो फोर्स इसे बांध के रख रहा है। तो इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, CLING। और क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, चिपक गया। तो ये जो चिपकाने, ये तो गिरने वाला फोर्स ड्यू टू मास, और ये चिपकाने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू चार्ज। चार्ज की वजह से ये फोर्स लगता है, नहीं, चार्ज की वजह से। और चार्ज की वजह से फोर्स अगर आप देखोगे तो ये फोर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स जो ये लगा पाता है। और ये जो चिपकने वाली घटना है इसे क्या कहते हैं? नहीं, ये जो चिपक जाने या चिपक जाता है इसे कहा जाता है, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, कभी न कभी आपकी जिंदगी में आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, CLING। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का मतलब होता है चिपक जाने वाली घटना, चिपकने वाला घटना। क्यों इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं? क्योंकि जैसे ही चार्जिंग का सबसे सस्ता, टिकाऊ और आसान तरीका फ्रिक्शन, हम लोगों ने कल पढ़ा कि और भी मेथड है चार्जिंग के, और भी कुछ मेथड्स हम लोग सीखेंगे, लेकिन सबसे आसान कौन सा है? फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन करवा के किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसमें ये क्लिंग करने वाली एबिलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। आप चार्ज नहीं बना सकते हैं, चार्ज तो कंजर्व होता है, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज कंजर्व होता है, लेकिन चार्ज को अपेयर कर सकते हैं। क्रिएट वर्ड यहां पे सूट नहीं करता है, क्रिएट वर्ड आपको यूज नहीं करना है, आपको कौन सा वर्ड यूज करना है? अपेयर। आप रबिंग करते हैं तो चार्ज क्या होता है? अपेयर होता है, या चार्ज डिसअपेयर होता है, डिस्ट्रॉयड नहीं होता है, डिसअपेयर। तो आप अपेयर और डिसअपेयर वर्ड यूज करिए। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग वाली घटना समझ में आई? इस वजह से तो यहीं से हमें चार्ज का क्लू मिलता है कि चार्ज मैटर में प्रेजेंट इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैटर के पास दो बेसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी या फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है, जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं हमारे पास कुछ चीजें पहले से होती है, पैदा होने के टाइम में ही कान होता है, नाक होता है, आंखें होती है, कुछ कुछ चीजें हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं हम लोग इनहेरेंट प्रॉपर्टी। मतलब हम लोग पैदा ही उस प्रॉपर्टी के साथ हुए हैं, नहीं, और उस प्रॉपर्टी को हमसे अलग नहीं कर सकते। अगर अलग कर सकते तो एक्सेप्शन में आएंगे। नहीं कहते हैं कि सींग वाला आदमी पैदा हुआ है, पूंछ वाला आदमी पैदा हुआ है, चार तो हाथ वाला, तो वो आदमी नहीं, वो एक्सेप्शन होता है, वो अलग कैटेगरी में रख दिया जाता है। तो नॉर्मल अगर हम लोग इंसान है तो नॉर्मल कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होगी, जैसे आदमी पैदा हुआ बिना नाक का, कितना अजीब लगेगा, मतलब वो डिफेक्टेड पीस हुआ, वो डिफेक्ट हुआ, नॉर्मल से अलग हो गया। वो इनहेरेंट का मतलब होता है जो होता है, और उसे आप अलग भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करवा के कान हटवा लिए तो फिर वो नॉर्मल इंसानों से अलग हो जाएगा। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी का दो मतलब हुआ, पैदा हुआ उसी प्रॉपर्टी के साथ और उस प्रॉपर्टी से उसे कभी जुदा नहीं कर सकते आप। क्लियर बाबू? ठीक। तो ये दो चीजें हुई, तो यहीं से हमें कहीं ना कहीं चार्ज का बेसिक क्लू मिलता है कि चार्ज मैटर में प्रेजेंट उस इनहेरेंट प्रॉपर्टी को आप कह सकते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर की। जैसे मास का डिफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं, मास क्या है? एक क्वांटिटी ऑफ मैटर कहते हैं, लेकिन ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। उसी तरह से चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स वाली चीजें महसूस होंगी। तो चाहे तो आप चार्ज को एक लाइन लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से चार्ज को आप कह सकते हैं
नहीं, प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, बेसिक या फंडामेंटल कह सकते हो, फंडामेंटल बढ़िया लगेगा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, आ जाओ बाबू, एसोसिएटेड विथ मैटर, associated with matter due to which it produced and due to which it produced, नोट कर लीजिए साथ साथ, produced and experienced, produced and experienced electrical and magnetic effect, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज मैटर की वो बेसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है या फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से चार्ज या तो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी महसूस कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। नोट कर लीजिए इसी तरह से। देखो बेसिकली अगर हम लोग चार्ज के विषय में बात करें तो जब भी चार्ज, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि एम्बर को जब आपने सिल्क के साथ रब किया था, याद होगा अगर आपको कि जब आपने एम्बर को सिल्क या वुल के साथ रब किया था तो एम्बर गेट्स चार्ज्ड, यानी एम्बर के पास किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं कि एम्बर गेट्स चार्ज्ड। ये चार्ज हो गई, कैसे पता चला? ये किसी भी चीज को, मतलब चार्ज होने का ये मतलब हुआ कि अट्रैक्टिंग नेचर इसमें आ गया, ये छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता था। अट्रैक्ट लाइट पार्टिकल्स, नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। सुनो, आखिर ऐसा क्या हो रहा होगा एम्बर के पास? एम्बर के पास चार्ज आ गई है। देखा यह गया कि एम्बर को अगर हम लोग देखें, एम्बर का दूसरा नाम होता है, एम्बर का अगर नामकरण देखें, यहीं से देखो कैसे इलेक्ट्रॉन चार्ज को लिंक करता है। चार्ज और इलेक्ट्रॉन आपस में कैसे नहीं लिंक है वो देखो। एम्बर का दूसरा नाम है इलेक्ट्रम, ग्रीक में इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रम, कहीं इलेक्ट्रॉन स्पेलिंग देख लेना, इलेक्ट्रम, ठीक है, कहीं पे के कहीं पे सी, जो भी, इलेक्ट्रम, और यहीं से इलेक्ट्रम से निकल के आया है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। इसी को फिर बाद में मॉडिफाई कर दिया गया और मॉडिफाई करने से इसी का नाम रह गया इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज एम्बर पे आएगा सिल्क के साथ रबिंग से, एम्बर पे कौन सा चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि डिस्कवरी के बाद इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो एम्बर कौन सा चार्ज एक्वायर किया? नेगेटिव। क्लियर है? ये एक बात हो गई। इससे रिलेटेड एक दूसरी कहानी थी, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चार्ज को लेके कहानी बताते हैं। देखो स्टार्टिंग में हमने आपको पहले भी बताया कि हमें इंस्पिरेशन मिल रहा था नेचुरल फिनोमेना से। तो जैसे मान लो एक वर्ड है जिसका नाम है स्पार्क। स्पार्क मतलब होता है चमक, नहीं, तो लोगों को दो तरह के चमक दिख रहे थे। एक जैसे मान लो पत्थर से पत्थर टकराए, चमक नहीं बनता है। अच्छा, यहां पे पत्थर की जगह पे कुछ और था ना, क्या था? शीशा से शीशा टकराए। खैर उसमें भी चमक दिखा था क्या? नहीं। पत्थर से जब पत्थर टकराता है तो वहां पे स्पार्क क्रिएट होता है, वहां पे चमक क्रिएट होती है। वो चमक आती है क्यों? ऐसे क्यों आती है? हाँ बोलो।
चार्ज के कारण। कोई भी पत्थर, कोई पत्थर को करते हो तो वहां पे स्पार्क क्रिएट होता है। हाँ, गिट्टी से भी होता है, बड़ा बड़ा, हाँ गिट्टी से भी, गिट्टी को गिट्टी से मारना रोड पे, एकदम से बड़ा सा स्पार्क क्रिएट होगा। खैर वो मैटर के डिस्चार्ज होने की वजह से होता है, वहां पे मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी होती है। एक चमक लोगों को वो दिख रहा था, फिर बाद में लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग के बाद दो लोगों को लाइटनिंग वाला चमक दिखा। तो उन लोगों ने ऐसे सोचा कि चमक ना दो टाइप के होते हैं, चार्ज की वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चार्ज दो टाइप के कैसे बनेंगे, उसका बेसिक क्या बैकग्राउंड क्या है। तो दो तरह के चमक होते हैं। फिर बाद में डिस्कवरी हुई, पता चला कि नहीं, चमक एक ही टाइप के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, ठीक है, बस थोड़ी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो चमक से चार्ज को कैसे रिलेट करना है ये देखो। नहीं, होता क्या है, क्लाउड में अगर हम बात करें कि एक बॉडी मान लो और दूसरी बॉडी है, इसके बीच जब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जब पोटेंशियल में डिफरेंस क्रिएट होता है कोई भी, तो चार्ज का ट्रांसमिशन मान लो हो रहा है, चार्ज जा रही है, चार्ज मान लो ट्रांसमिट हो रही है, कौन, चार्ज, ठीक है। चार्ज का साइन है बाबू, कल आए थे, अच्छा देखो नेमिंग को लेके ही बात कर रहे हैं अभी हम लोग। तो ये जो प्रॉपर्टी, जैसे मास किसने नाम दिया, मास किसने नाम दिया, हमने नहीं दिया, हाँ हमने भी नहीं दिया। मास प्रॉपर्टी का नाम है, ठीक है, और उसको जिसने रखा होगा वही जो लोग स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर पाए थे, ढूंढे थे। उसी तरह से चार्ज के नेमिंग की बात नहीं करनी, हमें प्रॉपर्टी की बात करनी है, उस प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। तो चार्ज एक मैटर में प्रेजेंट उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इफेक्ट शो या एक्सपीरियंस कर पाता है। नाम किसने रखा, क्या जाता है, नाम में क्या रखा है, नहीं सब माना जाता है। देखो क्रेडिट ऐसे गोज टू थेल्स, चार्ज की क्रेडिट किसके जाएंगे, सबसे पहले थेल्स का ही ऑब्जर्वेशन आया था 600 बीसी के आसपास में, फिर धीरे धीरे। तो अगर आपको पूछा जाए ऐसे सवाल तो आएंगे नहीं, आएंगे तो थेल्स का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये मान लो यहां पे ना एक स्पार्क क्रिएट होती है, और सुनो, और स्पार्क को दूसरे नाम में, ग्रीक में स्पार्क का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रा। स्पार्क का ग्रीक में इसका जो नाम है ना उसको कहते हैं इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा, और यहीं से बना है आपका वर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हर तरह से देखो चार्ज को कौन सिग्निफाई कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। मतलब स्पार्क क्रिएट किसकी वजह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन की वजह से। मतलब प्रोटॉन का आवागमन, ट्रांसमिशन नहीं होता है, उसके भी कुछ कारण है। कारण है एक तो उसका मास, क्योंकि प्रोटॉन का मास काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, उसे ट्रांसमिट करवाने में ना एटम को काफी ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए फिलहाल हम लोग एटम को, एटम में प्रेजेंट प्रोटॉन को स्टेबल रखेंगे, नहीं रोक के रखेंगे, न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका आएगा और जाएगा। किसका मास सेम होता है, प्रोटॉन, और कौन बोल दिया, प्रोटॉन का मास कितना है बोलो, कितना है बोलो ना, प्रोटॉन का मास 1 और कितने मास है, तो फिर तुम ही खुद बोला कि बराबर होता है, फिर बोल रहा है ज्यादा होता है, बराबर भी बोला था ना, ये बात नहीं बोला था, हाँ नियरली इक्वल होता है। लेकिन अगर एडजेक्ट की बात करें तो एडजेक्ट अलग अलग होती है, नियरली इक्वल होता है, आसपास डेसिमल के 2 डिजिट बात, हमको तो याद नहीं है, ये 2 वैल्यू जैसे 67 समथिंग आएगा, इसका भी 1.67 आएगा, हो सकता है इसका 49, इसका 29 आए, इस तरह से चेंजेस होते हैं। खैर इतनी छोटी बातें आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको तो बस काम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास लगभग बराबर से लेने हैं। खैर छोड़ो,
तो ये हो गई कि कैसे चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो आपको क्या मानना है बाबू? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आइए अब कैसे पता चलेगा कि हमें कि कौन सी बड़ी चार्ज है कौन सी बड़ी चार्ज नहीं है। एक तो आपके पास तरीका है कि आप चेक करो, रबिंग करवाओ और छोटे छोटे पेपर के पीस को या लाइट चीजों को उसके पास ले जाओ और उसे टच करवाओ। अगर वो अट्रैक्ट कर लेती है तो बड़ी चार्ज है। दूसरा हमारे पास एक डिवाइस बना और उस डिवाइस का नाम था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम था उसका? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मेन काम था कि वो प्रेजेंस ऑफ चार्ज को चेक करेगा, चार्ज के प्रेजेंस को चेक करेगा। ठीक, तो अगला हमारे पास हेडिंग होगा डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता करें कि कोई बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। हमारे पास एक डिवाइस होगा जिसका नाम होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस का मेन काम होता है प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताना, डिटेक्ट करना नहीं। इट इज अ डिवाइस, साथ साथ लिखते चलेंगे, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है, इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बनाना थोड़ा महंगा है क्योंकि इसमें लीफ जो यूज किया जाता है वो गोल्ड का है। अदरवाइज अगर आप गरीब हैं तो आप एल्युमिनियम फॉइल भी यूज कर सकते हैं, सस्ता वाला, है ना। हम लोग तो सब गरीब ही हैं, हाँ सब गरीब हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब इसमें होता है क्या क्या चीजें देखो। सर, हाँ सर, डिफरेंस ये है कि देखो गोल्ड फॉइल और एल्युमिनियम फॉइल में दोनों में फर्क ये होगा कि एक तो कि आप गोल्ड ज्यादा नहीं कहते हैं, पिटेबल होता है, पिटेबल नहीं डक्टाइल, मतलब उसका ज्यादा थीन सीट बन सकता है, हाँ मेलिएबल, जिसको आप ना बहुत ज्यादा पतला, जैसे एल्युमिनियम फॉइल है उसको आप मैक्सिमम कितना पतला कर सकते हैं, कर लिया, और फिर गोल्ड को उससे ज्यादा आप पतला कर सकते हैं, तो हल्की एक हो गई। तो क्या होगा कि जब एल्युमिनियम में ना आप चार्ज को जब चेक करोगे तो थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला चार्ज को वो डिडक्ट करेगा, और गोल्ड में क्या होगा बहुत कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज भी डिडक्ट हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये दोनों में फर्क होता है, दोनों चार्ज को डिडक्ट ही करेगा, बस उसमें है कि स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, गोल्ड फॉइल वाला जो होगा ना गोल्ड लीफ, वो ज्यादा इफिशियंट हो गया, वो ज्यादा एक्यूरेट हो गया, और एल्युमिनियम में थोड़ी इफिशियंसी उसकी घट जाती है, काम दोनों का सेम होता है। ठीक है? हाँ, मतलब जैसे आपने पेन को रब किया और एल्युमिनियम वाली फाइल से चेक किया और गोल्ड वाली फाइल से चेक किया, तो हो सकता है एल्युमिनियम वाला फाइल में आपको पेन को ज्यादा रब करना पड़े जाकि ये ज्यादा चार्ज एक्वायर कर पाए, चार्ज का मैग्नीट्यूड इसमें ज्यादा आ पाए। ठीक है? ये इस वजह से। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन, गोल्ड लीफ बोर्ड में आता है कभी कभी, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, हो सकता है पूरा का पूरा सेटअप आ जाए, इसीलिए हम लोग डिटेल्स में करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि एक ग्लास चैम्बर होगा, हमारे पास एक ग्लास चैम्बर होगा। ग्लास चैम्बर इसीलिए कि ताकि इसके अंदर हो रहे फिनोमेनाओं को आप ऑब्जर्व कर सकें। इसे कोशिश ये करना है कि वैक्यूम कर देना है ताकि
अंदर वाला ना कोई रेसिस्टेंस, एयर रेसिस्टेंस वगैरह क्रिएट ना हो, ताकि जो डिफ्लेक्शन आप देखने वाले हैं लीफ के बीच वो आपको क्लियर दिखे, वो उसे किसी रेसिस्टेंस को ओवर ना करना पड़े। तो और साथ में हम लोग क्या करेंगे कि इसके टॉप को एक रबड़ से या कॉर्क से टाइट कर देंगे ताकि एयर आए जाए नहीं। और इससे हम लोग एक मेटालिक रड को प्लेस करेंगे। सिंपल सेटअप है ये। और इसके टॉप पे एक नोब टाइप का लगा दोगे, मेटल का, स्टील का कैप टाइप का लगा दोगे। और यहां पे जो होगा 2 पतले पतले से स्ट्रिप डाल देंगे आप ये स्ट्रिप एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड लीफ में गोल्ड का यूज किया गया था। इस तरह से ये सिंपल इसका सेटअप हो गया। तो क्या क्या है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ हाँ छापते चलिए साथ में, वर्टिकल मेटल रड हाउस्ड इन अ बॉक्स विथ 2 थीन, जितना ज्यादा से ज्यादा पतला हो सके, थीन गोल्ड लीव्स attached to its bottom end, है ना। बॉटम एंड में इसके गोल्ड लीफ को अटैच कर देंगे। ये मेटल रड हो गया, गोल्ड लीव्स हो गए। कौन सा बाबू? लीफ नहीं, यहां पे पत्ता जैसा, पत्ता, यहां पे लीफ कहने का मतलब हुआ कि काफी थीन, पतला, लीफ जैसा ना, बहुत ही पतला, जैसे पत्ता बहुत पतला होता है ना, उसी तरह का ये है बाबू। ज्यादा देखा है आपने गोल्ड लीफ क्या? हाँ, नॉर्मल लीफ ज्यादा पतला नहीं होता है, लेकिन पतला तो होता है ना। बस लीफ जैसा स्ट्रक्चर रखना है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर रखना, इस तरह का, जैसे ये होता है ना, नहीं, इस तरह का ये इसमें प्लेस रहता है, ये वाली इस तरह का, ठीक है। और इसको लीफ कहा गया है, 2 पत्तियों टाइप का। आप चाहे तो दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये सिंपल एक सेटअप हुआ इसका। यहां तक नोट कर लिए हैं? देखो ये काम कैसे करता है। ये जो मेटल नोब है, इसके टॉप पे जो आप मेटालिक नोब बना रखे हैं, जब इसके कंटेक्ट में आप एक चार्ज रड को लाते हैं, ये रड चार्ज है, कौन सा चार्ज है मान लो हमें नहीं पता, तो कोई भी रैंडम चार्ज कह दो, हो सकता है ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है ये नेगेटिवली चार्ज हो, ये मान लो चार्ज रड है। और जब इसके कंटेक्ट में आप इसे लाते हैं तो यहां पे ये चार्जिंग वाली टेक्निक जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग, कि एक चार्ज बॉडी जब किसी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो उस चार्ज बॉडी में जो चार्ज है वो चार्ज फ्लो करने लगता है। इस मेथड को हम लोग कंडक्शन कहते हैं, जो कि पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक होगा चार्जिंग का मेथड में। तो यहां से क्या होगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये तो अभी चार्ज बॉडी है, और ये जो मेटालिक रड है ये क्या न्यूट्रल था, क्योंकि ये कंडक्टर है, ये चार्ज को क्या करेगा अपने से पास होने देगा, तो ये चार्ज धीरे धीरे इस कंडक्टर पे आ जाएगी, ठीक है, और ये दोनों लीफ में चली जाएगी, ऐसे दोनों लीफ में चली जाएगी। अब बताओ, दो सिस्टम आपके पास, दो बड़ी हो गई, दोनों के पास सेम नेचर का चार्ज है, दे डाइवर्ज, दोनों क्या करेगा
डाइवर्ज करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसे हम लोग दूसरे शब्द में डाइवर्ज भी कह सकते हैं, रिपल्सन होगा। तो वही हुआ कि जब चार्ज बॉडी को इसके मेटालिक नोड में कांटेक्ट में लाया गया तो चार्ज का फ्लो होने लगा। सिमिलर और मेथड है ये कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से मेटालिक रड से जो कि चार्ज है वो चार्ज का फ्लो होने लगा, और ये फ्लो होते होते लीव्स के पास पहुंच गए, और लीव्स में क्योंकि ये सिमिलर नेचर का चार्ज है इसीलिए डाइवर्जेंस शो होने लगा। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती तब भी डाइवर्जेंस होता। अब अगर ये रड चार्ज नहीं हो तो क्या ये डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा आपको? नहीं ना। मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस तभी शो करेगा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज का कंडक्शन होने लगेगा, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर भी डाइवर्ज करेगी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो सो डाइवर्जेंस only when the body is charged। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना। अभी मान लो लीव्स की ये हालत थी, ऐसा कुछ सेटअप था, जब दोनों पे चार्ज आएगा तो ये इनमें क्या होगा, डाइवर्जेंस रिपेल करेगा ना, ये नेचर होगा। समझ पाए बात को? चाहे ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो डाइवर्जेंस तभी शो करेगा जब बॉडी चार्ज होगी। नो चार्ज नो डाइवर्जेंस, मतलब नो चार्ज नो डाइवर्जेंस, नो चार्ज नो डाइवर्जेंस। तो इस मेथड से आपको यह पता चल गया कि कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको सिर्फ ये बताएगा कि चार्ज है कि नहीं है, आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा चार्ज है। जैसे मान लो हमें थोड़े पता था कि ये पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, डाइवर्जेंस हुआ, ये समझ में आया कि बस ये चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है ये पता नहीं चलेगा। नेचर ऑफ चार्ज आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नहीं बताएगा। हाँ, ये एक चीज और बताता है, पोटेंशियल, चार्ज का मैग्नीट्यूड। आप ही बताइए कि थोड़ा डाइवर्जेंस हुआ, जैसे मान लीजिए हमने पहले सेटअप किया, ये सेटअप ऐसा था, थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, मान लीजिए 20 डिग्री एक्स्ट्रा डाइवर्जेंस हुई। दूसरी बार हमने चार्ज करा और थोड़ा रब करवाया, फिर कंडक्ट करवाया, डाइवर्जेंस 40 डिग्री हो गई। तो डाइवर्जेंस का बढ़ जाना क्या शो करता है? चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, यानी कि डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस क्या शो करेगा? अमाउंट ऑफ चार्ज। ये बात भी नोट कर लीजिए, द डिग्री ऑफ divergence is an indicator of amount of charge। जितना ज्यादा डाइवर्जेंस होगा उतनी ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, यहां पे डाइवर्जेंस है आपका, मान लो 30 डिग्री डाइवर्जेंस हुआ, यहां पे मान लीजिए चार्ज है QA, और अगर डाइवर्जेंस का नेचर बढ़ के ज्यादा हो गया 60 डिग्री QB, तो आप ये कंक्लूजन कह सकते हैं कि QB इज ग्रेटर देन QA। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करेंगे, जो कि आगे होगा। डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेटर होगा अमाउंट ऑफ चार्ज का, नोट कर लीजिए। हमारे पास दो तरह के चार्ज है अवेलेबल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको याद होगा कल के क्लास में हमने आपको यह बताया था कि दो तरह के चार्ज हमारे पास हैं। एक जो ग्लास रड जब सिल्क के साथ रब करवाते हैं एक्वायर करती है, उसका नाम था विट्रियस, विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी या विट्रियस चार्ज। और एक होता था हमारा रेजिनस, जिसे हम लोग एम्बर या एबोनाइट को जब सिल्क के साथ रब करवाते थे या कैट्स फर के साथ रब करवाते थे। फ्लेमिंग के हिसाब से, सॉरी फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन के हिसाब से ये चार्ज का नेमिंग उसे ठीक नहीं लगा। उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन करी और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे इन्होंने चार्ज का नाम नेगेटिव और पॉजिटिव रखा है। और ये एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कहानी हम आपको सुनाते हैं, और ये कहानी सच्चाई घटनाओं पे आधारित है।
कहानी ये है कि इन्होंने क्या करा, सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है, और इस सिल्क क्लॉथ के साथ बारी बारी से उन्होंने रबिंग करवाई। किसे? इसके साथ रब हुआ, मान लो ग्लास रड, ठीक है, ग्लास रड के साथ हो गया रबिंग। तो ग्लास रड एक्वायर्ड चार्ज कौन सा अभी नहीं पता, उनका कहना था विट्रस होगा, ठीक है, फिलहाल हम लोग मान लेते हैं विट्रस है, कोई बात नहीं। ये चार्ज एक्वायर करेगी, उसके बाद फिर से यही सिल्क क्लॉथ के पास रबिंग करवाया गया प्लास्टिक रड को, रबिंग करवाया गया प्लास्टिक रड को। प्लास्टिक रड पे भी चार्ज आया, कौन सा पता नहीं, ठीक है। चलो, अब देखा यह गया कि हमने 2 ग्लास रड लिए थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, हमने 2 ग्लास रड लिया, इन दोनों ग्लास रड को सिमिलर मतलब बारी बारी से सिल्क के पास रब करवाए और दोनों को करीब लाया। जैसे हमारे पास ये 2 ग्लास रड थे, इसको भी हमने सिल्क के साथ रब करवाया, अलग किया, पेपर की पीस के पास ले गए, अट्रैक्ट किया, मतलब इसके पास चार्ज आ गया। एक दूसरा हमने ग्लास रड लिया, उसको भी पेपर की पीस के पास ले गए, अट्रैक्ट किया, और जब ये दोनों ग्लास रड को नजदीक लाया गया तो दोनों में रिपल्सन हो रहा था, नहीं? तो जब एक ग्लास रड और दूसरा ग्लास रड को नजदीक लाया गया तो इनके बीच क्या हो रहा था? ये ग्लास रड है तो इनके बीच रिपल्सन हो रहा था, ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, नहीं, ये ग्लास की बात कही गई, दोनों ग्लास थे, रिपल्सन हुआ। उसी तरह से जब प्लास्टिक के रड को साथ लाया गया, एक्सपेरिमेंट समझिएगा, कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, ये भी डाइवर्ज हो गए प्लास्टिक रड। लेकिन हुआ क्या, अगर ये ग्लास रड है, पेपर की पीस को अट्रैक्ट करती है तो कुछ पावर होगा इसको, इसके पास पेपर की पीस को अट्रैक्ट करने की। अगर ये प्लास्टिक रड है, इसको भी हमने चार्ज किया, ये भी पेपर की पीस को अपने आप अट्रैक्ट कर रही है, इसके पास भी पेपर की पीस को अट्रैक्ट करने की पावर आ गई, मतलब दोनों के पास इंडिविजुअल पावर है पेपर की पीस को अट्रैक्ट करने की। इन दोनों ने सोचा क्यों ना दोनों मिल जाते हैं और दोनों मिलकर पेपर की पीस को और ज्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, नियम भी यही कहता है कि एक से भले दो, तो दोनों को मिला दिया गया और तब पेपर की पीस के पास इसे ले जाया गया। पेपर के पीस को ये हिला तक नहीं पाया, क्या हुआ होगा? गायब हो गया हुआ चार्ज, पावर वैनिश हो गया, गायब हुआ। अब यहीं से फ्रैंकलिन के दिमाग में ये आया कि आखिर ये चीजें हुई कैसे, गायब कैसे हुआ? तो इसके पास, बेचारा पढ़ा लिखा इंसान था, गणित वनित आता था इसको, इन्होंने थोड़ा सोचा कि चीजें जीरो कैसे हुई, न्यूट्रल मतलब जीरो, गायब कैसे होती है। तो इसके पास विज्ञान इसका ये कहता था, जैसे अगर हम लोग यहां पे प्लास्टिक और मान लो ग्लास, इस रड को जब हम लोगों करीब करीब लाए तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक तरह से कह सकते हो अट्रैक्ट भी तो कर रहा था ना, इनके बीच अट्रैक्शन होने लगेगा, है ना? ठीक। अब देखो इसके पीछे का साइंस क्या है। जनरली अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो आपको H2O मान लो मिला, वाटर मिला, क्या इस H2O में, ये भी एक तरह का मैथमेटिक्स है, नहीं, जिसको हम लोग मटेरियल मैथमेटिक्स कहते हैं, इसमें मटेरियल का एडिशन वेरिएशन होता है। इसमें वाटर में हाइड्रोजन का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं है। ऑक्सीजन का भी अस्तित्व खत्म है? नहीं, बचा रह गया। तो मटेरियल मैथमेटिक्स में जो लोग एडअप होते हैं उनका एग्जिस्टेंस रहता है, उनकी प्रॉपर्टी गायब नहीं होती है। जनरल मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो 2 में से अगर -2 को जोड़ दिया जाए तो 0,
मतलब अगर 5 में से -5 को जोड़ दिया जाए तो 0। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि एक कोई भी नंबर है, इसमें कोई नंबर को जोड़ना है और नंबर 0 आए, क्या वो नंबर 2 होगा और -2 होगा? हो सकता है। नंबर 5 -5 हो सकता है। मतलब इसमें इस 0 में 2 की प्रॉपर्टी नहीं है। आपको तो 0 चाहिए ना, वो तो 10 और -10 मिलके भी बनाएगा। तो क्या आप कह सकते हैं कि नहीं, ये जो 0 हुआ है ये 5 और -5 मिलके ही 0 हुआ है? इसकी गारंटी कोई देता है? मतलब जिससे ये मिलके बना होगा उसकी प्रॉपर्टी को इन्होंने वाइनिस कर दी, गायब हो गई प्रॉपर्टी। तो ये दिमाग में खटका इसका, फ्रैंकलिन का नहीं। और उन्होंने सोचा कि अच्छा ये गायब तभी हो सकता है जब उसके पास जितना पॉजिटिव नेचर वाली चीजें होंगी उतना ही अगर नेगेटिव नेचर वाली चीजें होंगी तो गायब होने का चांस पक्का है। आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे सिर्फ +10 और -10 होगा तभी ये गायब होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि यहां पे जितना पॉजिटिव है अगर उतना ही नेगेटिव आ जाए तो गायब होंगी। तो यहीं से उसको क्लू मिला पॉजिटिव और नेगेटिव का। अदरवाइज वो अपने चार्ज का क्लासिफिकेशन ही तो करना था, चार्ज का तो नामकरण ही करना था, आराम से भोज भात करता और एक का नाम चिंटू एक का नाम पिंकी रखता, मंटू पिंटू कुछ भी रख सकता था नहीं। लेकिन एक लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप उस वक्त होते आप भी यही करते और आप इसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव ही होता। इसी बेसिस पे क्या किया गया, इनका नामकरण हुआ और नामकरण एक का हो गया पॉजिटिव, जो कि ग्लास पे होगा वो पॉजिटिव होगा और जो कि प्लास्टिक पे होगा वो नेगेटिव होगा। प्लास्टिक पे नेगेटिव और ग्लास के पास पॉजिटिव। तो यहां से आपको ये भी पता चल गया कि लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से इसका नामकरण हुआ कंप्लीट। ठीक है, समझे बात को? इसको लिख लीजिए, फिर छुट्टी, कहानी लिखा देते हैं। नहीं, चार्जेज वैनिश तभी पॉसिबल है जब एक जितना पॉजिटिव हो दूसरा उतना नेगेटिव हो। तो अभी आज की क्लास में आपको यह पता चला कि चार्ज कैरियर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। दो तरह के चार्जेज हमारे पास अवेलेबल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं, और दोनों की अगर पॉजिटिव चार्जेज है उनके बीच रिपल्सन होगा, और मतलब सिमिलर चार्जेज होंगे तो रिपल्सन होगा और डिसिमिलर चार्जेज होंगे तो अट्रैक्शन होगा। और किस पे चार्ज है और कितना है ये भी पता चल गया आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किसके पास पॉजिटिव होगा और किसके पास नेगेटिव है। जैसे कि अभी हमने याद किया कि ग्लास रड के पास होगा आपका पॉजिटिव और प्लास्टिक रड के पास आपका नेगेटिव होगा। तो क्या सर हमें अगर ग्लास रड और उसके अलावा कोई भी और चीजें आएंगी तो उसे याद रखना होगा? तो तत्काल तो याद रखना है नहीं, अगले क्लास में हम लोग इसका एक तरीका सीखेंगे। एक यही रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, हर चीजों को एक दूसरे के साथ रबिंग करवाया गया और उससे फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज का डिडक्शन हुआ और वहां से एक मतलब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा कोई गेन करेगा, इसके बेसिस पे चार्जिंग होती है। तो इसके बेसिस पे एक लंबा सा सीरीज बना, ग्रुपिंग हुआ उस चीजों का जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज हम लोग कल के क्लास में करेंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी पॉजिटिव चार्ज होगी और कौन सी बड़ी नेगेटिव चार्ज होगी। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।